हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरर्स यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे 8 इयर्स ओनर्स रिव्यू। इसी बाइक ये बाइक है बजाज पल्सर NS200। इस बाइक के 8 इयर्स में क्या कुछ चेंजेस आया है, मतलब फर्स्ट में कैसा था, अभी कैसा है, इसमें प्रोज कॉन्स क्या है, कौन सी चीज़ हमें अच्छा लगता है, कौन सी चीज़ अच्छा नहीं है इस बाइक में, ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और इसमें क्या कुछ प्रॉब्लम आया है अब तक, वो सब चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। और अगर आपको भी NS200 पसंद है और आप भी जानना चाहते हैं इस बाइक में क्या अच्छा है क्या बुरा है, अभी भी ये बाइक लेने के लायक है या नहीं, वो सब अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। लेकिन ये रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अपडेट आप लोगों को मिलता है। और इंस्टाग्राम में आप लोग हमारे साथ डायरेक्टली बातें भी कर सकते हैं, तो जाइए फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये जो बाइक आप देख रहे हैं ये NS200 है, ये तो आप देख ही सकते हैं। ये बाइक अगर एक्चुअली में बोला जाए तो ये फर्स्ट लॉट का बाइक है, मतलब जब ये बाइक इंडिया में लॉन्च हुई थी उसी साल का, मतलब फर्स्ट 2-3 लॉट में से ही एक लॉट का बाइक यही है। और ये अगर बोला जाए तो 2012 में ख़रीदा हुआ एक बाइक है और मतलब फर्स्ट मॉडल है यहाँ पे। और जानेंगे इन्हीं 8 सालों में इस बाइक में क्या कुछ अच्छा हुआ है और मतलब क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ है, और उसके साथ साथ स्क्रैचेस क्या आया है, इसमें प्रॉब्लम क्या क्या दिखा है, वो सब जानेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस बाइक का जो लुक है वो अभी भी कैसा है। सामने की तरफ यहाँ पे लाइट के ठीक साइड पोर्शन में यहाँ पे भी थोड़ा बहुत स्क्रैचेस है, यहाँ पे इस साइड में शायद नहीं है, यहाँ पे है थोड़ा सा स्क्रैचेस। और पीछे में अगर ग्रैब रिल में भी देखेंगे तो ग्रैब रिल जो यहाँ पे है, यहाँ पे भी इतने सालों में यूज़ करते करते ये हुआ है, थोड़ा सा कलर यहाँ पे डिसकलर हो गया है, मतलब कलर थोड़ा सा उठ गया है। बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये पहले भी जैसा था स्ट्रॉन्ग था, अभी भी सेम ही है। तो अगर इतने सालों में क्या कुछ चेंजेस हुआ है उसके बारे में अगर देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट जो चीज़ है, ये जो ऊपर का पोर्शन आप देख सकते हैं इसमें लाइट का ऊपर का, और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये एक बार चेंज हुआ था क्योंकि एक छोटा मोटा एक एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके चलते ये टूट गया था, तो ये चेंज किया। उसके बाद जो सस्पेंशन रहता है यहाँ पे, सस्पेंशन का चेंजेस तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसका जो ऑयल रहता है ये साल में एक बार चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो भी किया एक बार। उसके बाद ये ब्रेक शू अभी तक 2 बार चेंज हुआ है, ब्रेक शू इस बाइक का। और यहाँ पे भी पीछे का जो ब्रेक शू है यहाँ पे भी 2-3 बार चेंज किया था हमने। और यहाँ पे जो लीवर रहता है ब्रेक का, ये चीज़ ये भी एक बार चेंज हुआ था, और ये हुआ था लगभग 1 या 1.5 साल पहले। फिर क्या कुछ नया है इस बाइक में, तो इसका जो क्लच प्लेट है ये भी एक बार चेंज हुआ था, क्योंकि अभी 8 इयर्स मतलब बहुत साल होता है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बार चेंज हुआ, मतलब बहुत ही अच्छा ही है बोला जा सकता है इस बाइक को। और उसके बाद जो टायर्स है, सामने पीछे दोनों का ही टायर्स है, ये भी चेंज हुआ है। नॉर्मली जो टायर साइज़ यहाँ पे मिलता है इस बाइक में वो था, मतलब जो स्टॉक था वो था 100 सामने की तरफ, और पीछे मिलता था 130। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई हमने किया है, सामने की तरफ अभी है 110 और पीछे है 140। लेकिन जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि जो स्टॉक टायर जितने साइज़ का भी मिलता है वही लगाना चाहिए। लेकिन एक बार हमने ट्राई किया, अभी जो नेक्स्ट टाइम जब भी चेंज करेंगे तो जो नॉर्मल स्टॉक का जो साइज़ रहता है वही लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा और भी ज़्यादा ग्रिप वाला टायर लगाएंगे, मतलब जो अच्छा हो ऐसा ही टायर लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो ये इस साइड का जो इंडिकेटर है ये भी एक बार चेंज हुआ है, ये भी टूट गया था, एक बार गिर गया था उसके बाद। और पीछे का जो ये नंबर प्लेट का जो लाइट रहता है ये भी एक बार गिर के टूट गया था। और इतने बार गिरा कैसे, ये भी आप सोचेंगे। इस बाइक का एक प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप इसका सिंगल स्टैंड लगाते हैं तो बाइक का वेट बहुत ज़्यादा है, तो सिंगल स्टैंड अगर आप ठीक से नहीं लगाएंगे, अगर कोई मडी रास्ते पे या फिर कोई नरम जगह पे अगर रखेंगे बाइक को, तो ऐसा हिलते हिलते ये लीन होते होते पूरा ही गिर जाता है। उसके बाद बहुत कुछ छोटा मोटा चीज़ टूट भी जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। ये बाइक का तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रखने का प्रॉब्लम है। रियर व्यू मिरर्स आप देख रहे हैं NS200 में, अभी भी जो NS200 मिलता है वहाँ पे भी जो रियर व्यू मिरर्स दिया जाता है वो उतना ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का नहीं होता है, ये खुद से ही ख़राब हो जाते हैं। और अगर आप डेली यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जो बोल्ट दिया जाता है ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी लूज़ हो जाता है ये। तो ये भी 2-3 बार चेंज किया, कोई एक्सीडेंट के लिए नहीं, मतलब नॉर्मली ये खुद से ही ख़राब हो जाता है।
और जो है आप जो यहाँ पे ब्रेक लीवर और क्लच लीवर देख रहे हैं ये भी चेंज किया है, क्योंकि ये यूज़ करते करते घिस गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लेग गार्ड है या फिर आप इसको इंजन गार्ड भी बोल सकते हैं, इसके ऊपर एक स्विच भी दिया गया है। ये आफ्टर मार्केट स्विच है, लेकिन इसका काम क्या है ये आप सोचेंगे। इसका काम है हैज़र्ड लाइट, इसमें कोई इनबिल्ट हैज़र्ड लाइट का ऑप्शन नहीं दिया गया है। और ये जब ऑन करते हैं और उसके बाद जब भी हम इंडिकेटर्स को देते हैं तो इंडिकेटर्स देने के बाद यहाँ पे जो 2 लाइट रहता है, मतलब 2 इंडिकेटर रहता है दोनों ही तरफ, सामने पीछे, ये जलता बुझता है। और यहाँ पे और भी एक चीज़ है, जैसे कि ये बाइक हमने सेकेंड हैंड ख़रीदा था, मतलब ये फर्स्ट हैंड नहीं था, लेकिन सेकेंड हैंड होने के बाद भी ये बाइक पहले से ही हम जानते हैं, इसको बहुत सालों से देखा भी है ख़रीदने से पहले भी। तो उसका भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो अभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी एक फन फैक्ट है इस बाइक के बारे में, वो है इस बाइक का जो एग्जॉस्ट है, ये अंडरवेली एग्जॉस्ट इसमें दिया गया है। और ये जो अंडरवेली एग्जॉस्ट है, जब मतलब ये बाइक लॉन्च हुई थी तो उतना ज़्यादा अंडरवेली एग्जॉस्ट के बारे में लोगों को पता नहीं था। तो बहुत जगह पे बहुत लोग पूछते थे इसका एग्जॉस्ट कहाँ है। बहुत सारी जगह पे पुलिस भी हम लोगों को मतलब पकड़ के पूछा कि एग्जॉस्ट कहाँ है, लेकिन उनको जब हमने दिखाया कि यहाँ पे है एग्जॉस्ट तो थोड़ा सा मतलब उन लोगों को थोड़ा सा अजीब लगा। लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, अभी इसमें उतना ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं है। तो अभी इन 8 सालों में इस बाइक का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसमें जो पॉजिटिव चीज़ है वो आपको पहले दिखाऊंगा, उसके बाद जो कौन से या फिर नेगेटिव चीज़ें हैं वो बाद में आपको दिखाऊंगा। तो पॉजिटिव चीज़ों की अगर बात किया जाए तो एक चीज़ सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे डुअल स्टैंड, मतलब जो मेन स्टैंड है वो लगा हुआ है। तो जो फर्स्ट मॉडल था, मतलब ये 2012 या 13 में जो मॉडल मिलता था तो उसमें ये डुअल स्टैंड दिया जाता था। लेकिन उसके बाद मिडिल में जब 2017 में ये बाइक रीलॉन्च हुआ तब इसमें डुअल स्टैंड या फिर मेन स्टैंड नहीं था। लेकिन अभी अगर आप कोई भी नया बाइक लेना चाहते हैं तो उसमें मिलता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एक चीज़ है और ये हर बाइक में होना चाहिए। लेकिन अभी बहुत सारे बाइक में नहीं मिलता है, लेकिन इस बाइक में दिया गया है। उसके बाद अगर हेडलाइट को देखेंगे तो यहाँ पे हैलोजन हेडलाइट है, क्योंकि ये 2012 मॉडल है लेकिन अभी भी हैलोजन ही मिलता है। लेकिन इसका जो लाइट आउटपुट है नाइट में, ये उतना ज़्यादा ख़राब नहीं है। ये मतलब लगभग बहुत अच्छा एक आपको लाइट आउटपुट देता है और विजिबल भी करता है रात में भी। बहुत सारे बाइक में आपने देखा होगा कि फॉग लैंप लगाते हैं, लेकिन इसमें विदाउट फॉग लैंप भी बहुत अच्छा इसका लाइट है रात में भी। उसके बाद आप देखिए इस बाइक में मिलता है क्लिप ऑन हैंडल बार। और बहुत सारे जगह पे आपने ये सुना होगा कि क्लिप ऑन हैंडल बार होने से बाइक उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता है, लेकिन इसका जो क्लिप ऑन दिया गया है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल है और लॉन्ग राइड आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और हमने भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड इसमें किया है। कुछ राइडिंग ब्लॉग्स भी आने वाले हैं तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रखिए ज़रूर। और इसका जो ओवरऑल राइडिंग डायनामिक्स है, इसका जो फुट पैक का पोजीशन है, सीट है, वो सब कुछ मिला के बहुत ही अच्छा एक कंफर्टेबल बाइक बनता है। और अगर आपकी हाइट है थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 5 के ऊपर अगर है, मतलब 5 फीट 5 इंच के ऊपर अगर है, तो ये बाइक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, उतना कुछ इशू नहीं होगा। फिर भी एक चीज़ है, ये फर्स्ट मॉडल था, इसका जो हाइट है ये थोड़ा सा ज़्यादा है अगर अभी का कोई भी मॉडल के साथ कंपेयर करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसका राइडिंग पोजीशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है इसका राइडिंग पोजीशन। अभी तो डुअल स्टैंड दिया हुआ है, फिर भी देखिए, ये देखिए, मुझे कुछ बेंड भी नहीं करना पड़ रहा है, कुछ एग्रेसिव नहीं है उतना ज़्यादा, बहुत आसानी से चला सकता हूँ। लेकिन क्लिप ऑन हैंडल बार होने के कारण बहुत ज़्यादा मैन्यूवरेबल है ये बाइक। मतलब आप कोई भी ट्रैफिक सिचुएशन में चलाएं तो कोई भी प्रॉब्लम उतना ज़्यादा नहीं होगा आपको, और बहुत ही आसानी से, बहुत ही कंफर्टेबली आप कहीं पे भी जा सकते हैं। पावर भी बहुत ठीक ठाक ही है बाइक के हिसाब से, बाइक का जो पावर फिगर है वो भी अच्छा है। मतलब कोई भी रोड में कहीं पे भी आप बहुत आसानी से इसको लेके जा सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ देखिए, इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको दिखेगा, ये ग्राउंड क्लियरेंस ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया में जितने भी सारे 200 सीसी सेगमेंट की बाइक है तो उसके हिसाब से इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये बहुत ही अच्छा है। और अगर स्पेसिफिकली बोला जाए तो ये है 168 मिलीमीटर्स की ग्राउंड क्लियरेंस। और इसके साथ जो और एक चीज़ इसका बाइक का सपोर्ट करता है वो है इसका सस्पेंशन सेटअप। सामने डुअल मतलब टेलीस्कोपिक फोक्स है जो है 38 मिलीमीटर्स की, और पीछे मिलता है मोनोशॉक सस्पेंशन। और यहाँ पे जो सेटअप दिया गया है ये थोड़ा सा स्टीफर साइड में दिया गया है। सिटी में उतना ज़्यादा कुछ इशू नहीं होगा, लेकिन जब आप इसको लेके कहीं पे भी दूर में जाएंगे, मतलब लॉन्ग राइड करेंगे, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक फीडबैक आपको मिलेगा।
और उतना ज़्यादा कुछ बैक पेन या फिर दूसरा प्रॉब्लम नहीं होता है इसमें। और कुछ देर पहले एक चीज़ मैंने बोला था कि टायर्स मैंने चेंज किया है, तो पहले जो स्टॉक टायर इसमें मिलता था वो मिलता था यूरो ग्रिप का, लेकिन यूरो ग्रिप की अगर टायर को देखा जाए तो वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, उसमें ग्रिप उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था और ब्रेकिंग करने में उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं मिलता था। लेकिन उसके बाद सामने की तरफ है MRF का जैपर टायर्स जो मिलता है ड्यूक में और मतलब KTM के बाइक्स में, डोमिनर में भी मिलता है, वही टायर इसमें भी लगाया हुआ है। और पीछे की तरफ लगाया है सीएट का टायर। ये तो बहुत ज़्यादा ग्रिपी है, तो अभी तो कोई ब्रेकिंग इशू नहीं है। लेकिन एक चीज़ अच्छा है, अगर आप कोई नया बाइक लेते हैं तो उसमें आपको पहले से ही MRF का ही टायर मिलता है जो बहुत ज़्यादा ग्रिपी रहता है। ये एक 2012 मॉडल है और यहाँ पे जो इंजन मिलता है ये भी 200 सीसी का ही एक इंजन है, जो अगर देखा जाए तो डायरेक्टली लिया गया था KTM से। लेकिन यहाँ पे और भी जो अच्छी चीज़ है KTM से लिया गया है उसको अगर छोड़ दे, उसके बाद भी जो अच्छा चीज़ है, यहाँ पे लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी मिलता है। अभी भी बहुत सारे इंडियन बाइक ब्रांड है या फिर बाइक मिलता है अभी भी इंडिया में बहुत सारे जो आते हैं 200 सीसी या फिर उससे भी ज़्यादा सीसी का, लेकिन उसमें अभी भी आप लोगों को या फिर ऑयल कूलिंग सिस्टम मिलता है या फिर एयर कूल्ड सिस्टम मिलता है। लेकिन ये बाइक कब से, मतलब 2012 से ही कितना अपग्रेडेड था कि यहाँ पे लिक्विड कूलिंग दिया गया है। और लिक्विड कूलिंग इसलिए दिया गया था इस बाइक में क्योंकि ये मतलब अगर स्पेसिफिकली बोला जाए तो 199.4 सीसी के एक इंजन है और इसमें कार्बोरेटेड इंजन है। अभी तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलता है और इसमें पावर प्रोडक्शन जो होता था वो था लगभग 24.5 bhp की पावर प्रोडक्शन यहाँ पे होता था, तो उसके हिसाब से कूलिंग तो देना ही था। और इसके बाद अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखेंगे तो ये एक पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। इसमें पॉजिटिव चीज़ ये देखिए कि यहाँ पे हाफ एनालॉग और हाफ डिजिटल एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इन्फॉर्मेशन लगभग सब कुछ मिलता है यहाँ पे। आप ओडोमीटर, ट्रिप मीटर मिलता है, यहाँ पे जो स्पीड है वो भी दिखाता है और यहाँ पे क्लॉक मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो फ्यूल गेज है वो दिया गया है, टैकोमीटर दिया गया है जो मैनुअल में है, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब एनालॉग में है बहुत अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पे बाकी सारे टिल लाइट्स मिलते हैं और ये ब्लूटूथ का लोगो नहीं है, ये बजाज का लोगो है। और यहाँ पे भी और भी बहुत सारे चीज़ दिया गया है जैसे कि टेम्परेचर, इंजन मैनुअल फंक्शन, लाइट और भी बहुत सारी चीज़ यहाँ पे दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ तो ठीक है, मतलब एक 2012 मॉडल के हिसाब से इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न था, लेकिन अभी भी जो मॉडल मिलता है वहाँ पे भी यही सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे अगर और भी एक चीज़ दिया जाता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, और वो है गियर पोजीशन इंडिकेटर, क्योंकि इस बाइक में मिलता है 6 स्पीड गियर बॉक्स और ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप जब भी कोई ट्रैफिक कंडीशन में चलाते हैं तो कौन सी गियर में चल रही है ये जानने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो वो भी अगर इसमें मिलता है तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। उसके बाद जो चीज़ आता है वो है इस बाइक का जो सीट है, और यहाँ पे जो राइडर सीट है बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पे आप बहुत लॉन्ग टूर भी कर सकते हैं और ये जो सीट है ये उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और उतना ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, तो ये एक बैलेंस्ड वे पे दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है आपके लिए। लेकिन यहाँ पे जो एक कॉन्स भी है वो है पीछे वाला सीट, मतलब जो राइडर, मतलब जो पिलियन सीट है ये इसका स्पेस बहुत कम है और यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड भी है, तो लॉन्ग राइड के लिए ये सीट नहीं है। थोड़ा बहुत अगर आप राइड करते हैं 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक के लिए पिलियन के लिए ये कंफर्टेबल रहेगा, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा ये सीट। फ्रेम अगर देखेंगे तो यहाँ पे यूज़ किया गया है पेरीमीटर फ्रेम का, जो उस टाइम के हिसाब से मतलब 2012 मॉडल के हिसाब से बहुत ही एक मॉडर्न चीज़ था, अभी भी मॉडर्न चीज़ ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा जो चीज़ है ये पूरा फ्रेम है मेटल का, इतना मोटा। आप देखिए यहाँ से लेके मतलब जो टी रहता है हैंडल का टी, वहाँ से लेके पूरा बॉडी इसी के ऊपर बेस्ड है और ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत भी है, देखने में भी इसका लुक अच्छा है। और जब भी आप इसको राइड करते हैं कहीं पे भी लॉन्ग में या फिर छोटा भी राइड करते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है बाइक को, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और अभी भी जो मॉडल मिलता है वहाँ पे भी यही सेम चीज़ का यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए भी एक थम्स अप तो ज़रूर बनता है। उसके बाद जो चीज़ आता है, इंजन तो अच्छा है, पावर फिगर अच्छा मिलता है, लेकिन बाइक को रोकने के लिए इसका ब्रेक कैसा है ये भी एक अच्छी मतलब पॉइंट है। तो यहाँ पे जो ब्रेक का यूज़ किया गया है, सामने पीछे आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ दिया गया है डिस्क ब्रेक और दोनों ही जगह मिलता है बाई ब्रेक की तरफ से ब्रेक, और पेडल डिस्क का यूज़ किया गया है, तो इसमें हीट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। और जो मेन चीज़ है इसका जो बाइट है ये बहुत अच्छा है, पीछे की तरफ थोड़ा सा कम आपको लग सकता है लेकिन वो भी ठीक ठाक ही है। ये एक नॉन एवीएस वर्जन है तो उसके हिसाब से पीछे का ज़्यादा ब्रेकिंग अप्लाई होता तो वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम ही था।
फ्रंट का जो ब्रेकिंग बाइट है ये बहुत अच्छा है और पीछे में भी आपको ठीक ठाक टाइप का ब्रेक मिल जाता है, तो ब्रेकिंग इशू कोई भी नहीं है। और इस इंजन की एक खास बात ये है कि यहाँ पे इंजन तो बहुत पावरफुल मिलता है, पावर प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन हीटिंग इशू उतना ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप कोई भी 2012, 2013 या फिर 17 तक का जो भी ड्यूक या आरसी सीरीज़ का 200 सीसी का मॉडल था, वहाँ पे जो इंजन था वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीटिंग इशू था, लेकिन इस बाइक में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये बाइक बहुत ज़्यादा कूल ही रहता है नॉर्मली। और अगर टॉप स्पीड की बात किया जाए तो इस बाइक का जो टॉप स्पीड है ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे लगभग 60 मतलब 160 से लेके 166, किसी को 70 तक का भी स्पीड मिल जाता है, लेकिन इस बाइक में पर्सनली मैंने देखा है 160 तक हो जाता है इसका टॉप स्पीड। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इतना ज़्यादा स्पीड अच्छा नहीं है। ये मैंने एक बार ही टेस्ट करने के लिए सिर्फ चलाया था, और उतना ज़्यादा स्पीड में आप मत चलाइए। लगभग 80-90 किलोमीटर्स पर आवर या फिर 110 तक का इसका क्रूजिंग स्पीड में बहुत ही अच्छा चलता है। ये कोई भी वाइब्रेशन इशू भी नहीं रहता है और भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं दिखेगा आपको। तो इसके बाद अगर नेगेटिव चीज़ों में आएंगे, मतलब कॉन्स में आएंगे, तो कॉन्स भी थोड़ा बहुत है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कॉन्स इस बाइक में है। जैसे कि ये एक अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी एक टूरिंग बाइक है, तो एक टूरिंग बाइक के हिसाब से इस बाइक का जो टैंक साइज़ है ये थोड़ा सा अगर बड़ा किया जाता, मतलब थोड़ा ज़्यादा कैपेसिटी दिया जाता फ्यूल का, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन इस बाइक का फ्यूल कैपेसिटी है सिर्फ और सिर्फ 11 लीटर्स का, तो ये थोड़ा सा कम है। अगर और भी ज़्यादा दिया जाता, मतलब लगभग 13 या 15 तक का दिया जाता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन ये बहुत तो कम नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कम तो आपको लगेगा ही लगेगा। इसके बाद जो कौन सा आता है वो है रियर व्यू मिरर्स में। तो यहाँ पे जो रियर व्यू मिरर्स दिए गए हैं ये उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी करता है, मतलब बहुत जल्दी लूज़ हो जाता है ये। तो जो रियर का विजिबल होना, मतलब जो जिसके लिए इसको लगाया गया है उसका भी काम अच्छे से नहीं करता है। अगर आपका मतलब थोड़ा सा आप हेल्दी है, अगर आप थोड़ा सा मोटा है, तो अगर आप चलाएंगे इस बाइक को तो ये आपका हाथ तक ही आएगा। इसका जो व्यू है पीछे का कुछ आप देख ही नहीं सकते। तो ये थोड़ा सा अगर लंबा किया जाता, और भी ज़्यादा वाइड किया जाता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। और यही एक चीज़ है, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, लेकिन आप आफ्टर मार्केट कोई भी अच्छा रियर व्यू मिरर्स आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको विजिबिलिटी भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। और अगर देखा जाए कॉन्स की बात, तो जो लो स्पीड में अगर आप इस बाइक को ज़्यादा चलाएँगे, मतलब 30 से नीचे अगर ज़्यादा चलाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोगों को प्रॉब्लम दिखेगा। जैसे कि लो स्पीड में इस बाइक का उतना ज़्यादा कुछ बाइट नहीं है, क्योंकि ये इसका जो स्वीट पॉइंट है ये मिड रेंज के ऊपर का ही है, मतलब जो टॉप एंड है वो बहुत अच्छा है इस बाइक का। लो रेंज में उतना ज़्यादा कंफर्टेबल आपको नहीं देता है, थोड़ा सा मतलब आपको उतना कंफर्टेबल नहीं लगेगा ये बाइक। और इसका वेट भी बहुत अच्छा ही है, मतलब लगभग इसका वेट है 160 किलोग्राम। अभी जो बाइक मिलता है उसमें मिलता है 154, लेकिन इस बाइक का वेट थोड़ा सा ज़्यादा है। और जो मिड रेंज रहता है वहाँ पे थोड़ा वाइब्रेशन आपको फील होगा, मतलब वो हैंडल बार या सीट या फुटपैक में नहीं, वो जो फ्रंट वाइजर है इसके ऊपर थोड़ा बहुत वाइब्रेशन आपको फील होगा और यहाँ से थोड़ा सा साउंड भी आता है। लेकिन ये शायद इसी बाइक का प्रॉब्लम है, बाकी सारे बाइक में नहीं भी हो सकता है, लेकिन इस बाइक में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और भी अगर कॉन्स के बारे में बोला जाए तो एक्चुअली में अगर बोला जाए तो इस बाइक में उतना ज़्यादा कुछ कॉन्स नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा है जहाँ पे एनएस का ही रिव्यू देखा है, तो वहाँ पे लोग बोलते हैं उसमें वाइब्रेशन इशू रहता है, साउंड में बहुत प्रॉब्लम रहता है। साउंड भी आपको सुनाऊंगा कैसा है इस बाइक का साउंड, लेकिन इस बाइक में वो सब प्रॉब्लम नहीं है। कुछ चीज़ होता है जो हम लोगों को मेंटेन करना होता है। जो आपके पास अगर एनएस भी है या फिर जो भी बाइक है उसमें कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है, जो भी बाइक है आपके पास वो अगर आप अच्छे से मेंटेन करते हैं, उसका जो प्रॉपर सर्विसिंग है वो टाइम टू टाइम करते हैं। लगभग सारे बाइक में चेन जो अभी मिलता है तो वो ओपन टाइप का चेन मिलता है, तो चेन थोड़ा सा क्लीन रखते हैं, वहाँ पे लुब्रिकेशन देते हैं, इंजन ऑयल का भी ध्यान रखते हैं। तो ये सब चीज़ करने के बाद आपके बाइक में उतना तो कुछ इशू नहीं होना चाहिए। तो इस बाइक में भी ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, मेजर क्या बोलूँ, कोई माइनर प्रॉब्लम भी नहीं है। ये बाइक ओवरऑल ठीक ठाक ही है। अब भी अगर अच्छे से यूज़ करते हैं, अच्छे से इसका ध्यान रखते हैं आपका जो भी बाइक है, तो वो भी बहुत अच्छे से चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, बजाज बहुत ही मतलब नाम खराब है एक चीज़ में, जो है उसका इंजन के बारे में। लेकिन मेरे पास 2 बजाज की बाइक है, एक तो ये है और दूसरा है पल्सर 150।
तो दोनों ही बाइक चलाने के बाद, यूज़ करने के बाद, वो भी लगभग 7-8 साल हो गया उसका भी एक रिव्यू बना था बहुत पहले, वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो 6 ईयर रिव्यू था, वो भी आप देख लीजिए। तो बोला जाता है ये कि बजाज का जो इंजन होता है ये बहुत ख़राब होता है, जल्दी मतलब ख़राब हो जाता है, उसका साउंड भी चेंज होता है। लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए बजाज का जो सबसे अच्छा चीज़ होता है वो इंजन ही होता है। यहाँ पे माइलेज भी ठीक ठाक मिल जाता है आपको, और माइलेज, इस बाइक की अगर माइलेज की बात किया जाए तो यहाँ पे लॉन्ग राइड में लगभग 40 तो ईजिली मिल जाता है, 40 से ज़्यादा भी मिल जाता है। और अगर लोकल एरिया या फिर सिटी में देखा जाए तो यहाँ पे भी 35 से ऊपर का ही माइलेज यहाँ पे मिलता है। तो इंजन ही सबसे अच्छा है दोनों ही बाइक में, मैंने देखा है। बाकी सारे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है, जैसे कि रास्टिंग इशू थोड़ा सा रहता है, लेकिन इस बाइक में वो प्रॉब्लम नहीं है। जो 150 बाइक है वहाँ पे वो प्रॉब्लम है, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में छोड़ देता हूँ। तो बाकी अगर ओवरऑल अभी भी अगर आपको कोई भी बाइक लेना है, सेकेंड हैंड भी अगर NS लेना है तो आप ले सकते हैं। थोड़ा सा देख के लेना होगा कि कैसा मेंटेन था वो सब चीज़। और नया बाइक भी अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बहुत ही एक अच्छी ऑप्शन है अभी भी 2020 में भी या फिर 2021 में भी, ये एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। और भी एक चीज़ मैं बोलना भूल गया था, इस बाइक का जो बैटरी है ये भी एक बार चेंज हुआ है, ये लॉकडाउन के बाद ही चेंज हुआ है। मतलब आप देखिए 2012 से अभी तक एक ही बैटरी में चल गया, और यहाँ पे कोई किक स्टार्ट भी नहीं है, मतलब सब कुछ बैटरी से ही होता है, सेल्फ स्टार्ट से ही होता है। तो इतने सालों तक ठीक ठाक चला। उसके बाद लॉकडाउन के बाद एक साइड का एक बैटरी लगाया है हम लोगों ने, और अभी कोई भी इशू नहीं है। और उसका भी वीडियो है, कौन सा बैटरी है, उसका कीमत क्या है, वो भी अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी वीडियो मिल जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यही था इस बाइक के बारे में एक डिटेल्ड रिव्यू, 8 ईयर्स ओनर्स रिव्यू। और अगर आपको ये बाइक या फिर ये वीडियो कहीं से भी इंफॉर्मेटिव या फिर बहुत इंपॉर्टेंट लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपके पास और भी कोई सवाल है तो उसका भी आंसर हम लोग दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।